अब आते हैं अगले टॉपिक पे, टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस। ठीक है, अभी तक हमने देख लिया है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में किन किन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, अब देखिए, इन फरवरी 1922 महात्मा गांधी डिसाइडेड टू विड्रॉ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो फरवरी का महीना था 1922। ठीक है, इस महीने में गांधी जी ने डिसाइड किया कि वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को अब ख़त्म कर देंगे। अब ऐसा क्यों, देखिए, ही फेल्ट द मूवमेंट वॉज टर्निंग वायलेंट इन मैनी प्लेसेस एंड सत्याग्रहीज नीड टू बी प्रॉपरली ट्रेंड बिफोर दे वुड बी रेडी फॉर मास स्ट्रगल्स। उन्होंने ये महसूस किया कि ये जो मूवमेंट है, गांधी जी का हमेशा से मकसद रहा है कि कोई भी मूवमेंट हो तो वो नॉन वायलेंट हो, लेकिन ये मूवमेंट कई जगहों पे वायलेंट हो चुका था, मारपीट वाला सीन क्रिएट हो चुका था। और इन्होंने महसूस किया कि ये जो सत्याग्रही लोग हैं, मतलब जो लोग इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनको पहले अच्छे से ट्रेन करना पड़ेगा, उसके बाद ये लोग मास स्ट्रगल के लिए रेडी होंगे। तो ये रीज़न है जिस वजह से महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया। एक और रीज़न है जिसको बोलते हैं चौरी चौरा इंसिडेंट। हुआ क्या था कि एट चौरी चौरा, ये एक विलेज का नाम है गोरखपुर में। ठीक है, एट चौरी चौरा इन गोरखपुर अ पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन इन अ बाजार टर्न्ड इनटू अ वायलेंट क्लैश विद द पुलिस। लोग शांतिपूर्वक धरना दे रहे थे किसी एक बाजार में, लेकिन तुरंत ही क्या हो जाता है, वहाँ पे मारपीट हो जाता है पुलिस के साथ और बहुत नुकसान होता है। हियरिंग ऑफ द इंसिडेंट महात्मा गांधी कॉल्ड अ हॉल्ट टू द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। जब महात्मा गांधी ने इस इंसिडेंट के बारे में सुना, बहुत फेमस है ये, हाँ, चौरी चौरा इंसिडेंट, तब महात्मा गांधी ने बोला कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को स्टॉप करो अभी का अभी। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे कि व्हाट वाज द मेन रीज़न टू विड्रॉ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को क्यों विड्रॉ किया गया, तो ये लिखना होगा जो ब्लू अंडरलाइन किया हुआ है, और ये चौरी चौरा इंसिडेंट को भी मेंशन करना होगा। ठीक है, अब कांग्रेस के अंदर कुछ लीडर्स ऐसे थे जो ये मास स्ट्रगल के मेथड से थक चुके थे, बोर हो चुके थे। ठीक है, इन्हें लग नहीं रहा था कि इस मेथड से कुछ होने वाला है। ये पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन, सब लोगों का एक साथ आना और प्रोटेस्ट करना, ये सबसे कुछ नहीं होने वाला है, इनको ऐसा फील हो रहा था। और ये लोग चाह रहे थे कि क्या करें, जो प्रोविंशियल काउंसिल है उसके इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने की कोशिश कर रहे थे। जैसे कि अभी के टाइम में जैसे राज्यसभा होता है, तो जो नेता लोग वहाँ पे चुन के जाते हैं, ठीक है, वो लोग वहाँ पे हो हल्ला करते हैं, तो ये लोग कुछ ऐसा ही करने का कोशिश कर रहे थे। ठीक है, दे फेल्ट दैट इट वॉज इम्पॉर्टेंट टू अपोज ब्रिटिश पॉलिसीज विद इन द काउंसिल, आर्ग्यू फॉर रिफॉर्म एंड ऑल्सो डेमोन्स्ट्रेट दैट दिस काउंसिल्स वर नॉट ट्रूली डेमोक्रेटिक। ये महसूस कर रहे थे कि ये लोग काउंसिल के अंदर जाके, मतलब प्रोविंशियल काउंसिल के अंदर जाके वहाँ पे ब्रिटिश पॉलिसीज़ को अपोज करेंगे, कुछ रिफॉर्म लाएंगे, और ये भी दुनिया को दिखाएंगे कि ये काउंसिल पूरा पूरी डेमोक्रेटिक नहीं है। ठीक है, तो इसी तर्ज पर दो लीडर्स, एक था सी आर दास और दूसरे थे मोतीलाल नेहरू, इन दोनों ने मिलकर एक पार्टी बनाया, वेरी इंपॉर्टेंट, उस पार्टी का नाम है स्वराज पार्टी। ठीक है, विद इन द कांग्रेस टू आर्ग्यू फॉर रिटर्न टू काउंसिल पॉलिटिक्स। ये चाह रहे थे कि बहुत हो गया मास स्ट्रगल वाला पॉलिटिक्स, अब क्या स्टार्ट किया जाए, काउंसिल पॉलिटिक्स स्टार्ट किया जाए, मतलब इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया जाए। ठीक है, लेकिन वहीं ऑपोजिट में दो लीडर्स ऐसे थे जैसे कि जवाहरलाल नेहरू और दूसरे हो गए सुभाष चंद्र बोस। ये दोनों काफ़ी यंग लीडर्स थे। ये लोग अभी भी वही चाह रहे थे कि अब और अच्छे से मास एजिटेशन किया जाए और फूड इंडिपेंडेंस का प्रस्ताव रखा जाए। समझ रहे हैं बात कह रही, ये लोग फुल इंडिपेंडेंस नहीं मांग रहे थे, लोग सिर्फ चाह रहे थे कि काउंसिल के अंदर जाके कुछ रिफॉर्म ला दिया जाए, ऐसा रिफॉर्म जिससे इंडिया खुश रहे। लेकिन ये लोग चाह रहे थे कि रिफॉर्म को गोली मारो और हमें क्या चाहिए, फुल इंडिपेंडेंस चाहिए अब। ठीक है, अब कांग्रेस के अंदर ऐसा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। ठीक है, तो इसी इंटरनल डिबेट और डिसएग्रीमेंट के सिचुएशन में दो घटनाएं घटी इन द लेट 1920s में। ठीक है, जो इंडियन पॉलिटिक्स को एक नया दिशा दी। वो दो घटनाएं कौन सी थी, देखिए, सबसे पहला था वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन जो 1929 में स्टार्ट हुआ था, आर्थिक मंदी जो आया था पूरे वर्ल्ड में, तो इसका इफेक्ट भी पड़ा इंडिया पे। और दूसरा एक कमीशन था, स्टैट्यूटरी कमीशन अंडर सर जॉन साइमन। तो जॉन साइमन के अंडर में एक कमीशन बनाया गया था, स्टैट्यूटरी कमीशन। ये कमीशन का रोल क्या था वो थोड़ी देर में देखेंगे। ये कमीशन ने भी इंडिया का पॉलिटिक्स को एक नया दिशा दिया। क्या हुआ नहीं हुआ भी समझेंगे, पहले इस आर्थिक मंदी को समझ लेते हैं। ठीक है, मंदी के टाइम में, डिप्रेशन के टाइम में क्या होता है कि लोगों के पास पैसा बहुत कम होता है, ना काम होता है ना पैसा होता है। ठीक है, और जो मार्केट में अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी हाई होता है, डिमांड काफ़ी लो होता है। तो इससे क्या होता है, जब लोग डिमांड नहीं करेंगे तो एग्रीकल्चरल प्राइसेस बिगेन टू फॉल फ्रॉम 1926 एंड कोलैप्स्ड आफ्टर 1930। जो भी
ऐसे तो सब सामान का दाम ही कमता है, लेकिन जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हो गए उनका दाम जो है वो और कमना स्टार्ट हो गया। ठीक है, 1926 से ये कमना स्टार्ट हुआ और 1930 आते आते एकदम ही कोलैप्स हो गया। तो एज द डिमांड फॉर एग्रीकल्चरल गुड्स फेल एंड एक्सपोर्ट्स डिक्लाइंड, पीजेंट्स फाउंड इट डिफिकल्ट टू सेल देयर हार्वेस्ट एंड पे देयर रेवेन्यू। तो अब जो एग्रीकल्चरल गुड्स है उनका डिमांड कम गया, ना मार्केट में बिक रहा है, ना एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं, ठीक है, ना बाहर बेच पा रहे हैं। तो पीजेंट को काफ़ी मुश्किल हो रहा था रेवेन्यू पे करने के लिए गवर्नमेंट को। ठीक है, तो 1930 आते आते द कंट्री साइड वॉज इन टर्मोइल। जो रूरल एरिया है, ऐसे तो पूरा कंट्री में ही हलचल मच गया था, लेकिन यहाँ ये एरिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टेड हुआ। ठीक है, हाहाकार मच गया। तो ये एक फैक्टर है। दूसरा है स्टैट्यूटरी कमीशन अंडर सर जॉन साइमन, इसको शॉर्ट में साइमन कमीशन भी बोलते हैं, बहुत फेमस नाम है ये। ठीक है, ये कमीशन का काम था, द कमीशन वॉज टू लुक इन टू द फंक्शनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इन इंडिया एंड सजेस्ट चेंजेस। ये कमीशन बनाया गया था देखने के लिए कि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम किस तरीके से है, ठीक है, पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर कैसा है, और अगर कुछ सुझाव हो तो वो भी चेंजेस सजेस्ट करे ये काउंसिल, ठीक है, कमीशन। लेकिन इस कमीशन के साथ प्रॉब्लम ये था कि इट डिड नॉट हैव अ सिंगल इंडियन मेंबर, दे वर ऑल ब्रिटिश। इस कमीशन में जितने भी मेंबर थे वो सभी के सभी ब्रिटिशर्स थे, एक भी इंडियन मेंबर्स को इसमें नहीं लिया गया। ठीक है, तो ये इंडियंस को पसंद नहीं आया। तो जब साइमन कमीशन आया इंडिया में 1928 में, तो सभी लोगों ने क्या नारा लगा दिया, गो बैक साइमन। बहुत फेमस नारा है ये। ठीक है, सभी पार्टीज जो थी उस समय, कांग्रेस हो गया, मुस्लिम लीग हो गया, इन लोगों ने डेमोन्स्ट्रेशन में पार्टिसिपेट किया। तो इन लोगों का कॉन्फिडेंस जीतने के लिए, कांग्रेस का, मुस्लिम लीग का कॉन्फिडेंस जीतने के लिए, जो उस समय के वाइसरॉय थे लॉर्ड इरविन, ये नाम याद रखिएगा। ठीक है, इन्होंने अनाउंस किया अक्टूबर 1929 में एक ऑफर। उस ऑफर में बोला गया कि इंडिया को एक डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया जाएगा। ठीक है, डोमिनियन स्टेटस क्या होता है कि आप ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में ही रहेंगे। ठीक है, आप सेल्फ गवर्नमेंट कर पाएंगे, लेकिन जो भी कंट्री का जो नाम चलेगा वो ब्रिटिश से ही चलेगा। ठीक है, डिफेंस हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, फॉरेन रिलेशन हो गया, वो सब ब्रिटिश ही करेगी, लेकिन आप कंट्री के अंदर सेल्फ गवर्नमेंट कर पाएंगे। तो ऐसा कुछ डोमिनियन स्टेटस का प्रस्ताव रखा उन्होंने, और वो भी रखा कब देंगे डोमिनियन स्टेटस इंडिया को, इन एन अनस्पेसिफाइड फ्यूचर, कभी फ्यूचर में देंगे, कोई डेट नहीं बोला उन्होंने। ठीक है, और अ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस टू डिस्कस अ फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन, और उन्होंने बोला कि हम लोग एक कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसमें क्या करेंगे, फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया का संविधान कैसा होगा उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लॉर्ड इरविन ने ये सब प्रस्ताव रखा। ये सब प्रस्ताव कांग्रेस को सेटिस्फाई नहीं कर पाया। ठीक है, और जो कांग्रेस के लीडर्स थे जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, ये लोग अब और भी ज़्यादा असर्टिव हो गए। ये लोग बोलने लगे कि अब ये सबसे काम नहीं चलेगा, हमें क्या चाहिए, फुल इंडिपेंडेंस चाहिए। तो दिसंबर 1929 में अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू, द लाहौर कांग्रेस फॉर्मलाइज द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज और फुल इंडिपेंडेंस इन इंडिया। तो दिसंबर 1929 का महीना था ये, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, और लाहौर कांग्रेस सेशन में फॉर्मलाइज किया गया कि अब कांग्रेस का डिमांड क्या है, पूर्ण स्वराज, मतलब फुल इंडिपेंडेंस चाहिए। अब कोई डोमिनियन स्टेटस, कोई रिफॉर्म, ये सब कुछ नहीं चलेगा, हमें पूरी आज़ादी चाहिए। तो इसको क्या किया गया देखिए, इट वॉज डिक्लेयर्ड दैट 26 जनवरी 1930 वुड बी सेलिब्रेटेड एज द इंडिपेंडेंस डे व्हेन पीपल वर टू टेक अ प्लेज टू स्ट्रगल फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो 1930 26 जनवरी इस डेट को डिसाइड किया गया कि हम लोग क्या सेलिब्रेट करेंगे, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है, जिसमें लोग ये शपथ लेंगे कि अब वो लोग कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए लड़ेंगे। तो आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि हम अभी 26 जनवरी को रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं, ऐसा कैसे हो गया। ठीक है, तो देखिए, इंडिया को आज़ादी तो मिल गया 15 अगस्त 1947 में ना, लेकिन ये 26 जनवरी को हमने फर्स्ट टाइम पूर्ण स्वराज सेलिब्रेट किया था। तो हमारे जो लीडर्स थे आज़ादी के बाद, उन्होंने सोचा कि इस डेट को हम ऐसे ही नहीं छोड़ सकते हैं, हमारा सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है इस डेट के साथ, 26 जनवरी के साथ। ठीक है, तो उन्होंने डिसाइड किया कि क्यों ना 26 जनवरी को हम लोग का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अप्लाई कर दे। ठीक है, तो इसी दिन को हम लोग क्या बन गए, रिपब्लिक बन गए। ठीक है, रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया जाता है 26 जनवरी को। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि 26 जनवरी का डे क्यों इंपॉर्टेंट है। तो ये टॉपिक यहाँ से क्लियर हुआ। तो लेकिन ये जो इन्होंने सेलिब्रेट किया इंडिपेंडेंस डे, ये कोई बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन गैदर नहीं कर पाया, लोगों ने भी इग्नोर कर दिया, ब्रिटिश ने भी इग्नोर कर दिया। ठीक है, तो महात्मा गांधी ने अब सोचा कि इससे काम नहीं चलने वाला है। ठीक है, अब क्या करना होगा,
जो लोगों का रोज़मर्रा का ज़िंदगी है, एवरीडे लाइफ है, वहाँ से कुछ इश्यूज उठा के समझाना होगा इन लोगों को कि फुल इंडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है। ठीक है, ऐसा कुछ उन्होंने सोचा। अब देखते हैं यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछेंगे कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को क्यों विड्रॉ कर लिया गया, वो आप तैयार कीजिएगा। उसके बाद आपसे पूछेंगे कि इन विच सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज द डिमांड फॉर पूर्ण स्वराज फॉर्मलाइज्ड। पूर्ण स्वराज का डिमांड किस सेशन में फॉर्मलाइज किया गया था। तो आपको लिखना होगा लाहौर कांग्रेस सेशन इन दिसंबर 1929। ठीक है, ये याद रखना है आपको। फिर आपसे पूछ सकते हैं इसके ऊपर, डिप्रेशन के ऊपर। एक्सप्लेन द इफेक्ट्स ऑफ वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन ऑन इंडिया टुवर्ड्स लेट 1920s। ये जो इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था उसका इफेक्ट क्या पड़ा इंडिया पे, तो ये सब आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारा इफेक्ट पड़ा, लेकिन एनसीईआरटी बुक में सिर्फ इतना ही इफेक्ट है, तो हम लोग इतना ही तैयार करके जाएंगे। फिर आपसे साइमन कमीशन के ऊपर शॉर्ट नोट पूछ सकते हैं कि ये क्यों बनाया गया था, इंडियंस लोग इसे अपोज क्यों कर रहे थे। ठीक है, इंडिया में आया कब। ठीक है, ये आपको तैयार करना है। और उसके बाद जो वाइसरॉय थे लॉर्ड इरविन, इन्होंने क्या क्या ऑफर किया इंडियन लीडर्स को खुश करने के लिए। ठीक है, ये भी आप तैयार कर लीजिएगा। तो इतना ही कुछ क्वेश्चन बनेगा, और तो कुछ है नहीं। अब यहाँ पे एक बात और याद रखिएगा, यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स में दिया गया है ये चीज़ कि लाला लाजपत राय ये जब साइमन कमीशन के खिलाफ पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे, तो इनको ब्रिटिश पुलिस ने काफ़ी असॉल्ट किया था, मतलब काफ़ी मारा पीटा था, जिस वजह से इनका वहीं पे मृत्यु हो गया था। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा कि कौन सा लीडर का डेथ हो गया था साइमन कमीशन के दौरान। तो आपको लिखना होगा लाला लाजपत राय। ठीक है, चलिए। Social Hub.